नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। बहुत-बहुत क्षमा आपसे चाहेंगे कि आज डीएनए एक्चुअली संडे भी था और मेंस के पेपर ने एनालिसिस, डिस्कशन, आंसर्स इन सब ने बहुत लंबे समय ले लिया। पर एक वादा हमारा हमेशा से रहा है कि जब तक हम हैं तब तक ये क्लास होगी और इसीलिए ये क्लास हो भी रही है और उसी हिसाब से होगी। आप चिंता मत करिए, हो सकता है आप हमें इस समय वीडियो में देख रहे हो, पर ठीक है, टेस्ट वही है। नीचे कमेंट कर लीजिएगा जो भी आपका प्रश्न होगा और बातें करेंगे, नीचे जवाब दे दीजिएगा। आइए चालू करते सेशन को। एक पॉजिटिविटी के साथ कहा जाता है कि अधमः धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा, उत्तमः मानम इच्छन्ति, मानो ही महत्ताम धनम। सर, जो छोटा सोचते हैं वो पैसे का सोचते हैं, जो थोड़ा बड़ा सोचते हैं वो पैसे और इज्जत का सोचते हैं, जो सबसे बड़ा सोचते हैं वो सिर्फ रेस्पेक्ट का सोचते हैं और आप रेस्पेक्ट कमाते हैं तो रेस्पेक्ट का सोचिए, पैसा वैसा तो खुद ही आ जाएगा आपके पास। चालू करते हैं सेशन को। सर, कुछ चीजें आपको एट द वेरी आउटसेट हम बता दें। 24999 में आपको एक कोर्स मिल रहा है हमारे यहाँ। टीएमसी कोड आप इस्तेमाल करिए और जुड़ जाइए। अब एक अंतिम बैच आपके लिए आ रहा है जिसमें आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। ये बैच आपका 25 तारीख से चालू है सर, आप जुड़ सकते हैं। लैंग्वेज इसका इंग्लिश है। जॉइन अस एंड एंजॉय द कंटेंट प्रिपरेशन जर्नी। यही है। तो हैप्पीनेस वहां मत ढूंढिए, हैप्पीनेस पाथ में ढूंढिए। एंड अनअकैडमी इज ट्राइंग टू हैव दैट imbibing of the idea of happiness in your journey. Assurance, अनअकैडमी अश्योर कर रहा है। आप 2 साल का कोर्स लीजिए, प्रीलिम्स निकालिए, मेंस में आपको पूरा गाइडेंस रहेगा। फुल्ली पेड ऑनलाइन क्यूईपी आपको मिलेगा। मेंस निकालिए, आपको इंटरव्यू में पूरा हमारा इंटरव्यू गाइडेंस रहेगा। आप फाइनल सिलेक्शन कर लेंगे। नहीं कर पाए तो हम आपका या तो पैसा देंगे या फिर आपका 1 साल और एक्सटेंशन करेंगे, जैसा फिर आपका पढ़ाई के हिसाब से चल रहा होगा। चलिए चालू करते हैं। कुछ चीजें हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला टॉपिक है पीएम मोदी मीट्स बाइडेन अहेड ऑफ क्वाड समिट। अब देखिए, अब चूंकि हम लोग ये कल भी डीएनए करेंगे तो ये कल और विस्तृत रूप से आएगा। पर हाँ ठीक है, इंडिया यूएस का एक हमारा थीम है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कल रात में पहुंचे और बाइडेन से मिले। आज और भी बहुत चीजें हुई हैं सर, देखेंगे हम लोग। फिलहाल आपको बता दें, एक क्वाड कैंसर मूनशॉट इसकी बात हुई। ये पेट प्रोजेक्ट है मिस्टर बाइडेन का, हुज एडल्ट सन डाइड ऑफ कैंसर इन 2015। और ये स्क्रीनिंग, वैक्सीन, ट्रीटमेंट सपोर्टेड बाय डोनेशन फ्रॉम ऑल 4 क्वाड पार्टनर्स की बात कर रहा है। क्वाड कैंसर मूनशॉट की बात हो रही है और ये क्वाड के में रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी और बातें हुई हैं। चाइना के लिए बातें हुई हैं, रशिया के लिए बातें हुई हैं, क्वाड को और अच्छा कैसा करना है इसकी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, डिफेंस की बातें हुई हैं। कल विस्तृत रूप से जो आएगा हम आपको दिखाएंगे। एक फैक्ट जो हमें लगा आपको दे देना चाहिए था, वो था क्वाड कैंसर मूनशॉट। अगला टॉपिक देखते हैं, छोटा सा है, संडे बहुत ज्यादा खबरें नहीं रहती हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल ऑर्डर सर, देखिएगा इसको। रशिया चाइना एक नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं सी ऑफ जापान में, सी ऑफ जापान में। जी हाँ, क्या नाम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जॉइंट डिटैचमेंट ऑफ वॉरशिप्स ऑफ द पैसिफिक फ्लीट एंड चाइनीज नेवी सेट आउट फ्रॉम व्लादिवोस्टॉक टू कंडक्ट द जॉइंट रशियन चाइनीज पीबू, PEIBU डायरेक्ट क्वेश्चन, बीबू इंटरैक्शन 2024 नेवल एक्सरसाइज। बीबू स्लैश इंटरैक्शन 2024 नेवल एक्सरसाइज किसके बीच में? चाइना और रशिया के बीच में। कहां पर? सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान में, सी ऑफ जापान में। याद रखिएगा, दिस इज बीबू। और चलते हैं, रैंसमवेयर थ्रेट्स माउंटिंग एवरी ईयर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थीम है और रैंसमवेयर क्या है? आपके सिस्टम की सारी फाइल्स को लॉक कर दें, आपके सिस्टम को लॉक कर दें और हम आपसे फिर इंक्रिप्शन की के बदले में कुछ पैसा मांगे। तो मैंने आपका सब लॉक कर दिया, अब हम आपको धमकी दे रहे हैं, नहीं बताओगे तो हम दिखा देंगे पापा को अभी। नहीं तो एक काम करो, पैसा दो। आप पैसा दिए। अच्छा, देखा जाता है 25% ऐसे भी केस है जहां पैसा देने के बावजूद भी कुछ नहीं होता, इंक्रिप्शन बना रहता है। तो रैंसमवेयर की बात की जा रही है सर। सर्टिन ने रिपोर्ट किया कि 53% इंक्रीज हुआ है रैंसमवेयर में incidents in 2022 that particularly affected IT services, finance, manufacturing, critical infrastructure, essential service खराब किया। जैसे ransomware के कुछ नाम है, अकीरा, लॉकबिट, क्रिप्टो लॉकर, वानाक्राई, पेट्या एंड नॉन पेट्या, रियुक,
डार्क साइड, लॉकी, द एविल एंड कॉन्टी। ये सब क्या है सर? नाम, ये नाम आपको पीटी में दिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये मेरे क्या है, आर माई रैंसमवेयर्स। तो रैंसमवेयर क्या करेगा? आपके पहले सिस्टम को रोकेगा। तो दीज अटैक्स कॉन्स्टिट्यूट वेरियस ऑफेंसेस। अभी इस पे आते हैं हम पहले, और आपको पहले हम ये दिखा दें क्या करता है। दिस इज माई सिस्टम। इफ सपोज आई एम अटैक्ड बाई रैंसमवेयर, तो क्या करेगा? सिस्टम को लॉक कर देगा। यहां पे लिख कर आ जाएगा लॉक, यू आर अटैक्ड, पे मी दिस मच ऑफ मनी। अकाउंट दिया रहेगा, आप पैसा देंगे तो हो सकता है आपको इंक्रिप्शन की दे 25% में, तो वो भी नहीं देता, नहीं बोला सारा डिटेल लीक कर दूंगा कहीं और। ये है रैंसमवेयर। क्या हम लोग कर रहे हैं देखते हैं। अगर आप देखें तो रैंसमवेयर के लिए हमारे पास आईटी एक्ट में और आईपीसी में कुछ पेनाल्टीज है, कुछ प्रोविजंस हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, और अगर सिद्ध होता है आरोप तो कार्यवाही की जाए। आईटी एक्ट के पास रिलेवेंट प्रोविजन है, जैसे सेक्शन 43 6 है डैमेज टू कंप्यूटर और सिस्टम, सेक्शन 65 है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एंड सेक्शन 66 डी है चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन। इन सब धाराओं के तहत आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। 43, 66 डैमेज टू कंप्यूटर और सिस्टम, सेक्शन 65 एंड वी हैव 66D। Punishment for ransomware attacks under IT Act ranges from imprisonment for a term of 3 years to 7 years and a fine of up to rupees 1 crore। 1 करोड़ तक का एग्जाम है, 1 करोड़ तक की पेनल्टी है। Ransomware Task Force is a specialized unit within India's National Cyber Security Coordinator organization that serves, मतलब हमारे पास एक टास्क फोर्स भी है, नेशनल रैंसमवेयर टास्क फोर्स भी है। ये क्या करती है? एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है हमारे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तहत, जो कि सेंट्रल पॉइंट होगा किसी भी रैंसमवेयर अटैक से निपटने के लिए। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर द इंडियन बैंकिंग सेक्टर 2018 इशूड बाय द आरबीआई प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडलाइंस कि कैसे आपको रैंसमवेयर से बचकर रहना है। तो हम लोग दुरुस्त हैं, हमारे पास सर्ट इन है सर, सर्ट इन दिन रात ये काम करता रहता है, सर्ट इन, और आपको कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के तौर पर मदद करता है। 24/7 नोडल एजेंसी है, और आपके कौन से कहां पे अटैक हो रहे हैं, कैसे उसको फिल्टर करना है, कैसे तैयारी करनी है, सबका अलर्ट सर्टिन देता रहता है। तो मेरे पास रैंसमवेयर की तैयारी है। पेटिया नॉन पेटिया क्या है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। पेटिया नॉन पेटिया क्या है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग डिजिटल थ्रेट्स, द सेंटर हैज इनेक्टेड द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए, जब तक हमें डिस्कस करें आपको बता दें, देखिए मेंस में क्वेश्चन भी आया है और इसको हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया। इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। आपके डेटा को बचाने के लिए, पर्सनल डेटा को बचाने के लिए, ताकि कोई भी फाइड्यूशरी आपका डेटा मिसयूज ना करे, इधर उधर ना करे, उसके लिए है ये। stringent data protection measures है for public and private entities, enhancing India's cyber resilience, and this is as we have the act today। चलिए अगले पे चल। Commercialization of health services can be a recipe for disaster। This is a health topic, and this topic talks about that our health service has rather been bifurcated into public versus private, where today private is playing a greater role and public has been having a very less role। तो प्राइवेट रोल कहां बढ़ रहा है? प्राइवेट रोल आपका बढ़ रहा है सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ सर्विसेज में, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कहा जाता है कि भारत में इंडिया हैज द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर, इंडिया हैज द प्राइवेट सेक्टर, हमारा बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर है, पर ये पूरा सेक्टर कमर्शियलाइज्ड है। और सबसे बड़ी बात है, वी आर नॉट एबल टू रेगुलेट इट। इट इज सच अ बिग सेक्टर, येट विदाउट दैट मच ऑफ रेगुलेशन। ये इतना बड़ा सेक्टर है और इसमें रेगुलेशन भी नहीं हो पा रहा है ठीक से। मतलब रेगुलेशन किस चीज का चाहिए सर? प्राइसेस ऑफ मेडिसिन, ऑफ डिवाइसेस, ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब का कुछ भी रेगुलेशन नहीं हो पा रहा है ठीक। तो क्या हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कर रहे हैं सर? लग तो वही रहा है, लग तो वही रहा है, और हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है ये। और सुनिए, इस आर्टिकल में जिक्र किया गया है यूएस मॉडल का। कहा जा रहा है कि यूएस मॉडल क्या भारत के लिए इफेक्टिव है? नहीं सर, पहले यूएस मॉडल क्या है समझ लीजिए। यूएस मॉडल बोलता है कि आपका आपका दिस यूएस मॉडल सेज दैट
Managed care is based on an insurance model where a person becomes a member of the network based on his ability to pay the premium. एक नेटवर्क है सर, और इसको हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी मिलेंगी, बशर्ते आप इतना प्रीमियम भरने लायक हो तो। भारत में आप कैसे वर्क करेंगे? आपका हेल्थ सिस्टम फॉलो करता है मैनेज्ड केयर, मतलब पीपल को हेल्दी रखो, इलनेस को बचाओ, हॉस्पिटल को कम करो, हॉस्पिटलाइजेशन कम हो उनका, ऐसी कोशिश करेंगे। अब आप अगर एक मैनेज्ड केयर सर्विस में इंश्योरेंस जोड़ दो कि जो जितना प्रीमियम दे सकता है उतना ज्यादा उसको मैं प्रोटेक्शन दूंगा, हेल्थ की सर्विस दूंगा, तो सर आप गलत हो गए यहीं पे। You are wrong here itself. The US model cannot work for India. Now there are certain facts that you have to understand. पहला फैक्ट आपके सामने, आपको बता दे, भारत का मात्र 2.5% जीडीपी का खर्चा होता है हेल्थ पे। मात्र 2.5% जीडीपी का आप खर्चा करते हैं हेल्थ पे, इसीलिए आपका पब्लिक हेल्थ सेक्टर पिछड़ा हुआ है। हेल्थ केयर सेक्टर एक बहुत बड़ा इंप्लॉयर बन रहा है, लगभग 7.5 से 10 मिलियन लोग इसमें काम करते हैं। इसका मार्केट अगर आप देखिए तो $110 बिलियन का हुआ करता था, अब ये लगभग $650 बिलियन का है, 2025 तक बनने की उम्मीद है। लगभग मेडिकल टूरिस्ट आपके पास बढ़ते जा रहे हैं, और अब आप कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि ये और बढ़ेंगे और लगभग 7 मिलियन तक पहुंच जाएंगे कुछ समय में, और 2025 में 8 मिलियन। 75% आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल मेट्रोपॉलिटन एरिया में है, कमर्शियलाइज्ड सेक्टर में है, और इसीलिए जहां पर 27% भीड़ रहती है वहां सबसे ज्यादा आप दे रहे हो हेल्थ, जहां लोग रहते हैं वहां तो लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अर्बन रूरल डिवाइड दिख रहा है सर मुझे, मतलब 75% प्रोफेशनल्स जो हैं वो अर्बन एरिया में है वर्सेस 25% इन रूरल एरिया। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं सर, तो हर आंकड़े के हिसाब से आज 30% ही जनता आपकी यहाँ, सॉरी, 30% जनता आपकी यहाँ रहती है, बाकी आपकी रूरल एरिया में रहती है। उसका क्या हुआ? व्हाट अबाउट इट? ये सबसे बड़ी बात है। डब्ल्यूएचओ बोलता है कि भारत में 0.8 डॉक्टर्स हैं पर 1000 पीपल इन इंडिया। 0.8 डॉक्टर्स पर 1000 पीपल, क्या ये बोलता है? अरे 1 डॉक्टर पर 1000 कर। वी हैव स्कार्सिटी ऑफ डॉक्टर, और आज भी भारत में आपको हम बता दें, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आपका अपना पैसा लगभग 55% के आसपास आज भी है। क्यों है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर। पब्लिक सेक्टर है ही नहीं, और है भी तो आपके पास, जो पब्लिक सेक्टर है भी वो भी बहुत स्क्यूड है, उसका इस्तेमाल तो खुद बड़े लोग कर रहे हैं। एम्स में सर 50% बेडों पे तो बड़े बड़े लोग लेटे हुए हैं, उनके परिवार के लोग लेटे हुए हैं, आप हम या आम जनता थोड़ी ना है। ये कहानी है, और इसका मतलब है आपका हेल्थ सिस्टम जो पब्लिक का है वो कैसा है? रिग्रेसिव है, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा उसको नहीं लाभ मिल रहा, जो अफोर्ड कर सकता है बड़े बड़े अस्पतालों को, हेलीपैड्स, हेलीकॉप्टर को, उनको भर्ती कर रहा है। ये फर्क है। सो दिस इज द आइडिया हियर, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस आल्सो एंड प्रीलिम्स आल्सो। रगेड फॉकलैंड्स लैंडस्केप वाज वंस अ लश रेन फॉरेस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा सा लोकेशन बेस्ड है। फॉकलैंड्स आइलैंड को देखते हैं। कहा जा रहा है ये किसी जमाने में, आज यहां पर घास फूस है, किसी जमाने में फॉरेस्ट होते थे, लश ग्रीन फॉरेस्ट। कहां की बात की जा रही है, आइए देखते हैं। ये देखिए साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका का पूरा हिस्सा नीचे तक देख लीजिए, ये चिली आपको दिख रहा है। इस भाग को देखिए, ये है आपका एक आइलैंड, इसी नाम है फॉकलैंड आइलैंड, जो कि दो हिस्सों में, फॉकलैंड वेस्ट और फॉकलैंड ईस्ट। आज यहां पर आपको ग्रासेस मिलती हैं, पर कहा जाता है कि जमाने में, भाई अब इक्वेटर कहां है आप ये देखिए, इक्वेटर बहुत नॉर्थ में सर। आप नीचे से क्या पास करा सकते हैं? आप यहां से एक कैप्रिकॉन पास करा सकते हैं, कैप्रिकॉन पास हो सकता है, उसके भी आप बहुत नीचे। तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है कि कैसे फॉरेस्ट रहा होगा, तो इसका मतलब है कि इस एरिया में जरूर अच्छा खासा धूप रहा होगा। कैसे रहा होगा? ये सब कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट होकर यहां पे आया है, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात की जा रही है। जो किसने दी है नीचे कमेंट करके बताइएगा। ए ने दी है ना, ए ने, बताइएगा नीचे कमेंट करके कौन है ये।
और इसके हिसाब से अब चीजें जहां पर हैं उसका वैसा क्लाइमेट का रूप है और वैसा ही वहां पर वेजिटेशन हो रहा है। किसी जमाने पे यहाँ पे कहा जा रहा है सर लश ग्रीन ट्रीज हुआ करते थे, क्योंकि ये एक ऐसी एरिया में था जहां पानी भी है, धूप भी है, ऐसी एरिया में था ये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये है मेरा लश ग्रीन एरिया फॉकलैंड्स का था। अब ये क्या है? इसको मालविनास भी कहते हैं, मालविनास आइलैंड भी कहते हैं, मालविनास आइलैंड भी कहते हैं इसको, मालविनास आइलैंड भी कहते हैं। ये है फॉकलैंड का आइलैंड। यहाँ एक फॉकलैंड करंट भी है जो ऐसे चलता है, फॉकलैंड करंट भी है जो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, और इसके ये कोल्ड करंट भी, यह एक कोल्ड करंट भी है, पानी में चलने वाला एक करंट है जिसका नाम है कोल्ड फॉकलैंड करंट, कोल्ड फॉकलैंड करंट, कोल्ड फॉकलैंड करंट, कोल्ड फॉकलैंड करंट। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हेल्थ की बात की जा रही है सर, बार बार रिपीट हो रहा है टॉपिक। निपाह प्रोटोकॉल केरला में, हमें बहुत कुछ नहीं समझना है, क्वारंटीन की जा रही है, लोगों को अलग किया जा रहा है। निपाह आखिर है क्या, ये समझ लीजिए फिर से। एक जूनोटिक वायरस है, मतलब जो कि एनिमल से फैले इंसानों में, एनिमल्स टू ह्यूमंस को कहते हैं जूनोटिक, जू का मतलब ही एनिमल से आ रहा है। इंसेफेलाइटिस कॉज करता है आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, ये आरएनए वायरस है जो कि फैमिली पैरामिक्सोविरिडे का है। निपाह पैराविक्सोविरिडे का है, पैरामिक्सोविरिडे का है। जीनस हेनिपा वायरस है और हेंड्रा वायरस से रिलेटेड है। ये एक रेयर इमर्जिंग जूनोसिस है जो कि सीरियस फर्टालिटी करता है, एंसेफेलाइटिस कॉज करता है। सबसे पहले मलेशिया और सिंगापुर में ये देखने को मिला 1998-1999 में। डिजीज नेम्ड आफ्टर विलेज इन मलेशिया, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, निपा, जो सुंगई निपा में फैला था। ये पहले डोमेस्टिक पिग्स में देखा था और धीरे धीरे फैलता चला गया कैट, डॉग, गोट, हॉर्सेस और इंसानों में भी। कहा जाता है कि फ्रूट बैट से फैलता है। ये पीटी में क्वेश्चन आया था कि फ्रूट बैट्स या फ्लाइंग फॉक्सेस क्या खाते हैं। ये फ्लाइंग फॉक्सेस से फैलता है, ऑफ द जीनस पेट्रोपस, हु आर नेचुरल रिजर्व होस्ट ऑफ द निपा एंड हिंड्रा वायरस। Virus is present in bat urine and potentially bat feces, saliva and birthing fluid. तो खैर आपका बैट के थ्रू भी ये फैल रहा है निपा वायरस, और बाकी कैटल में भी है, उसकी वजह से भी इंसानों तक फैल रहा है। केरला में निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ, कुछ लोगों को आइसोलेट किया गया। इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वी डोंट हैव नो वैक्सीन अवेलेबल, नो वैक्सीन इज अवेलेबल। अब आपको नीचे कमेंट करना है, बहुत बार आपको बताया एम पॉक्स, मंकी पॉक्स, एम पॉक्स का जो वायरस है वो कैसा वायरस है। निपा वायरस तो आरएनए हो गया, वो कैसा वायरस है नीचे कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते आइए। अच्छा, अब हमें हमारे दिमाग में जब हम ये पेपर पढ़ रहे थे तो पूरा एक इमेज दिख रहा था हमें, संडे था, बहुत इमेज रहता है। हमने कोशिश किया कि आपके लिए कुछ हम लोकेशन निकाल लें। दिस इज लोकेशन का थीम, कुछ लोकेशन निकाल लें। ये लोकेशन कैसे आएगा हम आपको बताएं कि विच ऑफ दीज प्लेसेस वर ट्रबल्ड विद फॉरेस्ट फायर्स एक्सेट्रा, ऐसा आ सकता है। तो इसमें हमें दिखा कि बोलीविया में सर एक जबरदस्त ड्रॉट और आपका वाइल्ड फायर लगा बोलीविया में। दूसरा अगर आप देखें तो अमेज़न रीजन जो नॉर्दर्न पेरू में पड़ा, पेरू किधर है आपका, वेस्टर्न साइड ऑफ इक्वाडोर के नीचे देखिए पेरू, पेरू में भी अमेज़न है। नॉर्दर्न अगर आप पेरू में देखें तो अमेज़न रीजन था, यहां पे भी फॉरेस्ट फायर पड़ा है, यहां पे भी फॉरेस्ट फायर, मतलब इक्वाडोर में भी फॉरेस्ट फायर, पेरू में भी फॉरेस्ट फायर, दोनों जगह, पेरू में भी और इक्वाडोर में भी, इक्वाडोर में भी। अच्छा, कुछ जगह चीजें सूख रही थी, जैसे पैराग्वे रिवर, और साउथ में जाइए, साउथ अमेरिका में आपको दिखेगा पैराग्वे रिवर, वहां पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो रही थी। कुछ एलिगेटर थे, फंस चुके थे पैराग्वे और अर्जेंटीना के आसपास, अर्जेंटीना के आसपास फंस, मतलब पैराग्वे रिवर भी ड्राई हो रही है। स्मोक फ्रॉम अ फॉरेस्ट फायर इक्वाडोर में देखने को मिला, तो इक्वाडोर में जंगलों में आग, फॉरेस्ट फायर, पेरू में फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर, इटली में फॉरेस्ट फायर, स्पेन में फॉरेस्ट फायर, जर्मनी में फॉरेस्ट फायर, ये सारे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस लगातार न्यूज में बने हुए हैं। कहां ड्रॉट है, आप जैसे ही पैराग्वे के पास जाएंगे, पैराग्वे के पास ड्रॉट पड़ रहा है, तो पैराग्वे और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे भी एक ड्रॉट लाइक सिचुएशन बना हुआ। ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि कहां कहां फॉरेस्ट वाइल्ड फायर्स के इंसिडेंट्स मिलते हैं। याद रखिएगा, इक्वाडोर भी है, पेरू भी है। आगे बढ़ते हैं, आइए।
ओके, आईसीजीए, अच्छा हमने ये बदला नहीं है, कोई बात नहीं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थीम है। आईसीजीए फाउंडेशन लॉन्चेस कंट्रीज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर जीनोमिक्स रिपोजिटरी। बहुत इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए, एक नई उपलब्धि है हमारे लिए। कैसे, आइए देख। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर मल्टी मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल, ये आपका सारे उन लोगों का डेटा रखेगा। इंडिया कैंसर जीनोम एटलस फाउंडेशन, एक रिपोजिटरी लॉन्च हुई है बाय आईसी, इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म जो कि ओपन एक्सेस देता है टू डेटा फ्रॉम इंडियन कैंसर पेशेंट्स। इंडियन कैंसर पेशेंट्स, अभी इनमें ब्रेस्ट कैंसर के जो लोग हैं उनमें क्या दवाइयां चली हैं, क्या जीनोमिक्स है, क्या बदलाव हुए, क्या नहीं हुए, इसका पूरा रिपोजिटरी बन रहा है। ये ओपन एक्सेस देगा टू क्लिनिकली कोरिलेटेड डेटा फ्रॉम इंडियन कैंसर पेशेंट्स एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द कैंसर रिसर्च। भाई अगर कहीं कोई चीज फायदा कर रही है तो लोगों को पता होना चाहिए, ताकि कैंसर की चीजों में हम एक ब्रेक थ्रू अचीव कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी सर। ये इंस्पायर्ड है सर 2006 में यूएस ने लॉन्च किया था, एक ऐसा ही रिपोजिटरी यूएस ने लॉन्च किया था, उससे ये इंस्पायर्ड है। ये पोर्टल पहला होगा इन इंडिया टू ऑफर डेटा दैट इंक्लूड्स डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन प्रोफाइल्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स इंटीग्रेटेड विद क्लिनिकल आउटकम। डीएनए प्रोफाइल क्या है, आरएनए प्रोफाइल क्या है, प्रोटीन्स का प्रोफाइल क्या है, सब बताएगा आपको। करंटली प्लेटफॉर्म में 50 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स का डेटा है, धीरे धीरे 500 होगा और बढ़ जाएगा। द डेटा इज फ्रीली एक्सेसिबल टू द ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी अंडर इंडियाज pride, that is promotion of research and innovation through data exchange, promotion of research and innovation through data exchange guidelines which promote ethical sharing and collaboration in cancer research. Of course sir, if you need a lot of cancer treatment का thing अगर आपको चाहिए, तो इसका मतलब है आपको रिसर्च ओरिएंटेड होना पड़ेगा। व्हेन यू आर रिसर्च ओरिएंटेड, you have to pollute the data, collaborate the data and then have something being said final. तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो रहा है, और ये अमेरिका में 2006 में ही सर चालू हो गया था। इट स्टार्टेड इन 2006 विद द नेम ऑफ टीसीजीए। द टीसीजीए यूएस बेस्ड कैंसर जीनोम एटलस, ये यूएस में 2006 में लॉन्च हो चुका था। 20,000 का इसके पास लगभग प्राइमरी कैंसर के है डेटा। भारत में अभी 50 से हुआ है, फिर 500 होगा, फिर बढ़ेगा, क्योंकि भारत में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम रिसर्च बेस्ड क्लिनिकली कोरिलेटेड डेटा को रखें और पढ़ सकें, आपके मेंस में लिखने के लिए भी और पीटी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। और सर आपको बता दें, आज का यही हमारा अंतिम टॉपिक भी था। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसको इस वर्जन में देखने के लिए। और हम हमेशा आपके लिए, आपको पता ही है कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपकी सफलता में हमारी निरंतरता भी जरूरी है, और आपकी भी। मिलकर करेंगे बेहतर होगा। कल हम लोग मिलेंगे सुबह-सुबह। आज काफ़ी क्लासेस हो गई, ऑफलाइन भी रहती है आज काफ़ी। तो उम्मीद है आप उसको समझेंगे और ज़रूर जुड़े रहिए, लोगों तक पहुँचाइए इस मुहिम को। जहाँ कंटेंट होगा देखिए, क्वेश्चन वहीं बनेगा। हम आपको फिर से दोहरा रहे हैं, हम आपसे धोखा नहीं करेंगे। जहाँ क्वेश्चन होगा, जहाँ कंटेंट होगा, वहाँ आपको क्वेश्चन दिखेगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय, टेक केयर।